हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। सो आज का लेक्चर सीरीज तो अब जेएनयू 2020 अगर इन्वायरमेंटल साइंस एमएससी एग्जाम की बात करें तो उसका जो आंसर शीट्स है वो रिलीज हो चुके हैं। तो हम कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूशंस को आज डिस्कस करेंगे, जो कि ये हमारा पहला लेक्चर होगा इस सॉल्यूशन को डिस्कस करते हुए। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं हमारा जेएनयू का 2020 का जो पेपर था एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस पे, उसको आज डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कंसिडर द इक्वेशन x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इक्वल टू 0। सो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन इफ दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी की, ठीक है। तो अगर हम 10th लेवल की बात करें या 12th लेवल की बात करें तो दोनों ही क्लासेस में एपी का जिक्र तो होता आया है, ठीक है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ कॉमन चीजें जो आपको याद रखने हैं कि उसका जो फर्स्ट टर्म होता है और उसका जो दूसरा टर्म होता है उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो डी होता है। फिर थर्ड टर्म जो होता है वो सेकेंड टर्म से डी एडिशन करने के बाद आता है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्म में होता है, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर व्हाट, कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी का वो सेम होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें पहले टर्म, हम इस क्वेश्चन में अगर लेते हैं, लेट अस कंसीडर व्हाट द रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा आपने रूट्स ले लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। और गामा माइनस बीटा ये भी आपका डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है एपी का वो सेम होता है, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम बात करें, इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या देगा हमारा, टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। इस इक्वेशन में अब जस्ट रीअरेंज कर दें, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो आपको ये मिल जाएगा, टू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। फिर बात करते हैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की, ठीक है, जो कि क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है। तो क्यूबिक फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है तो उसका सम ऑफ रूट्स, ठीक है, जितने भी रूट्स हैं उसके सम की बात करें, जैसे कि अल्फा बीटा और गामा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए का अर्थ क्या है, थोड़ा देखते हैं, ठीक है। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सी एक्स है, ये सी एक्स है प्लस आपका डी इक्वल टू आपका जीरो होता है, ठीक है। उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर लिखें तो वहां पे अगर इस दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, -9। तो माइनस ऑफ -9 अपॉन 1 आपको क्या दे देगा, 9, ठीक है। और आपको पता है कि क्या अल्फा प्लस गामा होता कितना है, 2b। तो यहाँ पे पुट करके हमको बीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है, बीटा की वैल्यू मिल गई। सो जो आंसर होगा वो तो 1, 3 और 5 होगा, ठीक है। ये तो होगा नहीं भाई, क्योंकि इसमें तो 3 है ही नहीं, तो एक रूट तो 3 बनेगा ही बनेगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। एक रूट जो होगा वो 3 होगा, वो ए सी या डी में से होगा। तो आंसर हमारा 135 है। आइए देखते हैं कैसे 135 है, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो दूसरे रूट की अगर बात करें तो करने के लिए उसको क्या करना होगा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारा जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस डी बाई ए होता है। तो माइनस डी बाई ए को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे डी कितना है भाई, -15
तो -15 जो होगा उसका फिर माइनस ले लोगे तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे आपको बीटा कितना दे रखा है 3, ठीक है। तो 3 अल्फा गामा कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा गामा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या कि अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस डी। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, कौन सा बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू डी करें, तो अल्फा को इस तरफ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, और डी को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस डी, ठीक है। अब स्टेप समझिए, ठीक है। आप स्टेप समझिए आप क्या क्या कर रहे हैं। पहले आपको क्यूबिक इक्वेशन को, उसके कोफिशिएंट्स को स्टडी करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट्स, ओके। देन यू हैव टू व्हाट, देन यू हैव टू नो व्हाट इज एपी, how AP is written, and what is the concept of AP. The concept of AP is that the common difference is D, okay। इतना कंसेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं आगे। फिर क्या किया आपने, अल्फा बीटा की वैल्यू जो निकली वो 5 निकली, और हम लोगों ने देखा था अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस डी था, तो उसके वजह से जो वैल्यू आएगा अल्फा का क्या, दैट विल बी 1, क्योंकि हमारा अगर सॉल्यूशन बना है तो बीटा माइनस डी हो जाएगा, अल्फा की जगह में डाल दिया और गामा की जगह में बीटा प्लस डी डाल दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा 3 माइनस डी 3 प्लस डी। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको यूज करके हमारा जो आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो डी की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। तो अगर आप डी की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। सो आंसर हमारे 1, 3 एंड 5 आर दी आंसर, ठीक है। आई होप कुछ एस्पिरेंट्स ने इसको सही तरीके से किया होगा, और मैं उनके लिए ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि उनका अगर एक क्वेश्चन राइट हुआ होगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 2 cos x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन x sin x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऑल्दो दो वे हैं, ठीक है। आइदर आप याद करें e टू द पावर x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, और sin x का एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, और वो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आप उस तरीके से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा। So there is a simple trick. Let us first know that trick. Okay. So the trick is asking that you should put x equal to 0 first. Okay. So after putting x equal to 0, you will get e to the power 0 minus 2 cos 0 plus e to the power 0 upon 0 into sin 0. ठीक है। तो नीचे तो 0 आएगा ही आएगा डेफिनेटली, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है। मतलब आप इसका लिमिट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके लिए हम आते हैं एक फॉर्मूला यूज करते हैं, या तो एक रूल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल, ठीक है। अब इस रूल में क्या होता है कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एल हॉस्पिटल में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस 2 sin x, ठीक है, अपॉन sin x प्लस x cos x, ठीक है। तो पहला जो होगा वो e टू द पावर 0 होगा, फिर माइनस e टू द पावर फिर से 0 आएगा प्लस 0 आएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1 फिर से 0 हो जाएगा, ये 0 1 0 हो जाएगा। तो भाई ये फिर से इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। तो पहली बार जब हम लोगों ने क्या किया, पहली बार जब हमने एल हॉस्पिटल लगाया तो क्या हुआ, तो फिर से ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया। मतलब इसका हम लिमिट नहीं ले सकते जब तक ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन करने से, अगर हम बात करें d ऑफ dx जो होता है e टू द पावर x, वो क्या होगा भाई e टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ e टू द पावर x
और क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स था तो माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स का क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस डेरिवेटिव का तो माइनस साइन एक्स होता है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, फिर ये x cos x का क्या हो जाएगा, x cos x का जो होगा वो होगा cos x प्लस माइनस x sin x। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब फाइनल डेरिवेटिव पे पहुंचते हैं, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू, अगर आप यहाँ पे बात भी करो, ठीक है, डेरिवेटिव कर लो, उसके बाद फाइनली आप यहाँ पे पहुंच जाओ, ठीक है, तो ऊपर का जो टर्म बनेगा, जो ऊपर का टर्म बनेगा वो बनेगा e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू कॉस 0। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ऊपर की वैल्यू 4 आ जाएगी, नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 cos 0, क्योंकि यहाँ पे दो cos थे, तो 2 cos 0 क्या हो जाएगा 2, और माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा आपका 2 होगा, तो आपका आंसर जो था वो 2 था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये चीज में डाउट है, आप इस चीज को दोबारा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप वहां से कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और इन दी व्हाट, इन दी, इफ यू हैव सम डाउट। The next question is asking what, match the list of the differential equation, this question is asking। okay, तो मैच द लिस्ट पूछा है। ठीक है, मैच द लिस्ट का अगर क्वेश्चन है तो उसको अगर सॉल्व करने जाए तो हमको बेसिक कंसेप्ट याद रखना होगा। ठीक है, और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है पहले इसको समझा देते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब आप दो बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपका वैल्यू क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर आप तीन बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो वो बोलता है कि हायर ऑर्डर का जो पावर होता है, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसका जो इक्वेशन में मौजूद होता है पावर, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कंफर्म है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखो क्या, कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आप बना लोगे। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। ओके, इसमें कुछ नहीं था, आपको बस सोचना चाहिए था कि हायर ऑर्डर पावर क्या दिया हुआ है इक्वेशन में। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा देख, आइए देखते हैं। इसका आंसर ऑब्वियसली डी होगा। ठीक है, कैसे होगा आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन जो दिया था वो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दिया था, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन में क्या था डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, मतलब इस फॉर्म में था डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, तो ऑर्डर कितना होगा भाई 3। ठीक है, क्योंकि तीन बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो 3 ऑर्डर है। उसका पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या दिया था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई का होल स्क्वायर, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कितना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ऑर्डर कितना हुआ 2, क्योंकि दो बार डेरिवेटिव हुआ है, डिग्री कितना है 1 है। उसी हायर ऑर्डर का ही लेना है आपको, उसी हायर ऑर्डर का ही पावर लेना है, तो उसी हायर ऑर्डर का पावर ले रहे हो तो आपका ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि dy अपॉन dx है। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव हुआ है, dy अपॉन dx है। ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या होगा 1 और डिग्री कितना होगा 2। ठीक है, ये भी कंफर्म है। नेक्स्ट वाला जो है उसमें भी कितना है ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री 3 है क्योंकि क्यूब है।
ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये वेरी वेरी सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, आपको बस इतना ही जानना था क्या, कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन होता है तो dy/dx। ठीक है, दो बार डिफरेंशिएशन होता है तो d²y अपॉन dx²। ठीक है, अगर तीन बार होता है तो d³ अपॉन dx³। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं के पावर के बेसिस पे आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री पता करते हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वाज वेरी वेरी इजी। आपको बस एक ट्रिक याद रखना है, क्या, कि जब पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो आपको मोड जो है वो ओरिजिन के पास होता है। ठीक है, मोड जो होता है वो ओरिजिन के पास होता है। और अगर हम बात करें नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मोड जो होता है वो ओरिजिन से दूर होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर, इतना आपको पता है। मोड ओरिजिन के पास होता है, मोड ओरिजिन से दूर होता है नेगेटिवली स्क्यूड में। ठीक है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड की अगर बात करें तो मोड क्या है, ओरिजिन के पास है, मतलब O के पास है। तो मोड अगर हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, मोड अगर हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है तो बीच वैल्यू वैल्यू कौन सी देगी, मीडियन। मीडियन हमेशा बीच में लाई करती है, उसके बाद ही मीन आएगा। ठीक है, उसके बाद ही मीन आएगा। लेकिन अगर आप बात करो एक्स एक्सिस में कौन सबसे दूर में है, मीन दूर में। एक्स एक्सिस में मीन सबसे दूर में है, फिर क्या है आपका, मीडियन है। ठीक है, फिर आपका मीडियन है, फिर आपका मोड है। ठीक है, मोड है फिर आपका। तो जो सबसे ज्यादा दूर में है वो कौन है, मीन है। तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, मीन की ज्यादा होगी। एक्स एक्सिस में वैल्यू मेजर किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि मीन की वैल्यू ज्यादा है एक्स एक्सिस में, वो सबसे दूरी पे खड़ा है, तो मीन के बाद मीडियन आएगा, फिर मोड आएगा। मतलब मीन शुड बी ग्रेटर देन मीडियन एंड ग्रेटर देन मोड। दिस इज द सीक्वेंस, यू शुड रिमेंबर दिस इज द सीक्वेंस। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ठीक इसका उल्टा होता है, क्या, कि मोड सबसे दूर होता है ओरिजिन से। ठीक है, और एक्स एक्सिस में भी सबसे ज्यादा दूरी पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में भी सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो ऑब्वियसली मोड यहाँ पे ज्यादा होगा मीन से। बस इतना ही कंसेप्ट है। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक 10th क्लास में ये है। ठीक है, इफ यू हैव read that relation you should remember this. This is very easy question. In the next question, they are asking if A vector, B vector and C vector represents three vectors, तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। पहला वाला दिया है A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, दूसरा वाला दिया है A डॉट B B प्लस C इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C। ठीक है, C दिया है A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A, एंड D दिया है if A and B are parallel then A cross B equal to 1। ठीक है, this is a question that you should know from the mathematical point of view as well as from the physics point of view। okay, तो हम सब ने ये चीज जरूर पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़े हो, नहीं तो मैथ्स में पढ़े होंगे। क्या A डॉट B क्या होता है भाई, A मॉड B मॉड cos थीटा, या पढ़े ही होंगे। ठीक है, और A क्रॉस B क्या होता है, A B साइन थीटा। ओके, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आंसर तो सिर्फ पहले दोनों ही करेक्ट होंगे, ये तो कंफर्म है, A एंड B ही होगा। ठीक है, कैसे होगा जानते हैं। ठीक है, सो कंसीडर करो A डॉट B दिया है और B डॉट A दिया है, तो AB cos थीटा BA cos थीटा। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड ले लो A का, तो 1 ले लो मैग्नीट्यूड A का और 2 ले लो। अगर 1 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बात करें B की वैल्यू 2 ले लेते हैं और A की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा फिर आपका, फिर से 2 cos थीटा हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कंफर्म है कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, ठीक है। फिर बात करते हैं a डॉट बी प्लस सी का, तो a b cos थीटा को अगर तोड़ेंगे तो a b cos थीटा हो जाएगा प्लस a c cos थीटा हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर a डॉट b प्लस a डॉट c करेंगे तो उसमें भी वही बनेगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 100% ट्रू। ओके, दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो आपका a एंड b जो था वो तो ट्रू था, डेफिनेटली ट्रू था, ठीक है। बात करते हैं थर्ड वाले की, ठीक है, जिसमें कि a क्रॉस b होता है a b sin थीटा, लेकिन अगर b क्रॉस a की बात करें दैट इज नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b क्रॉस a की अगर बात करें दैट शुड बी नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, दैट शुड बी माइनस a b sin थीटा, ठीक है। तो इस वजह से a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। तो जहां पे सी ऑप्शन था वो सारे के सारे रॉन्ग होते, ठीक है, कंफर्म है। फिर आपका आता है a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये आपको कंफर्म पता है। तो थीटा जब जीरो होगा तभी ना दो वेक्टर एक दूसरे के साथ लाई करेंगे, अगर थीटा जीरो हो जाएगा तभी ना ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पे लाई करेंगे, कि दोनों के बीच में एंगल ही नहीं है, ठीक है। अगर 90 डिग्री होगा तो कैसे होंगे, ऐसे खड़े होंगे 90 डिग्री में बना के, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दिया था कि a क्रॉस b जीरो होगा व्हेन a एंड b इज पैरेलल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि a क्रॉस b जो है वो आपका 1 है, ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो आपका a क्रॉस b ऑब्वियसली जीरो होगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो डी था दैट वाज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि a क्रॉस b हमेशा जीरो होगा जब एक दो वेक्टर पैरेलल होंगे, ठीक है। लेकिन a क्रॉस b वहां पे 1 दे रखा है, ठीक है, दैट्स व्हाई दैट आंसर इज रॉन्ग। ओके, कंफर्म, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड z इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन dy with dz is equal to, okay, since see you know the formula of sin inverse x, you know the formula of tan inverse x, okay, that you know, okay, उनका डिफरेंशिएशन भी बहुत बच्चों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। लेकिन यू ऑलवेज यूज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्री वाले के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी होता है, ठीक है, तो उसको यूज करने की कोशिश करें, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर tan थीटा ले लें तो हमारा फॉर्मूला बनेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, z इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके, y इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा एंड z इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 थीटा हो गई और z की वैल्यू 2 थीटा हो गई। तो dy अपॉन d थीटा जो हो जाएगी उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और dz अपॉन d थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके वजह से आपका अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर हम डिवाइड कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dz इक्वल टू 1, तो आपकी वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो क्वेश्चंस लगभग सिंपल आए हैं, अगर आपने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन और सब्स्टिट्यूशंस के फॉर्मूले पढ़े होते तो ये क्वेश्चंस आपके रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। और जिनके अच्छे गए हैं आई विश देम बेस्ट ऑफ लक कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप सब जेएनयू आए, ठीक है। एंड इफ यू हैव सम डाउट इन दिस क्वेश्चंस आई होप कि आप डाउट्स पूछेंगे और have a nice day, okay, we are coming with the next lectures, okay, bye।